हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एनएमएमएस परीक्षा मतलब नेशनल मींस का मेरिट परीक्षा जो होने वाली है, स्कॉलरशिप परीक्षा है आपकी, जो सामाजिक विज्ञान के आज हम इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें आपके प्रश्न आएंगे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के, गणित के, अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे इसमें, और आपकी तर्क शक्ति आएगी मतलब जिसको रीजनिंग कहा जाता है। तो उन सारे विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वे कैसे कैसे प्रश्न इसमें होंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में चैनल पे लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए। तो इन प्रश्नों को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, एक भी मिस मत करना इन प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। क्योंकि पिछले साल भी मैंने बहुत सारे प्रश्न दिया था और काफ़ी सारे बच्चे इसे पढ़कर पास हुए थे। और यह इसमें आपको 1,000 रुपये आपकी मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों, मतलब 12,000 रुपये आपके साल के मिलेंगे, जो आपकी पढ़ाई में लाइफ टाइम काम आएंगे वो पैसे, और आपको हमेशा ये पैसे मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना, मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से इसमें पास हो जाएं। तो आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के इसमें कुछ प्रश्न। इसमें और भी प्रश्न चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल दिया है, तो उसको भी आप चैनल पर जा कर के अवश्य देखें। तो इसमें देखते हैं आप, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है। मतलब अपनी धुरी पर, मतलब ये घूर्णन काल पूछ रहा है ना, तो याद रखना कितने घंटे में आएगा इसका, 24 घंटे आएगा। कितना का आएगा, 24 घंटे आएगा। तो यहाँ लिखा है देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। ये धुरी पर ऐसे घूमते हुए कितने घंटे लग जाते हैं उसको, 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और इसका परसेंट है 78%, है ना। याद रखना कितने परसेंट है, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ओजोन, है ना। तो इस प्रकार से कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया क्या कहलाती है ना। जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर पानी भरा है ना, ये क्या है, तालाब है, पानी भरा है। तो आपने देखे होंगे कि पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है ना, तो कहाँ जाता है, ये ऊपर बादल में जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो क्या कहते हैं, इसे संवहन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन क्रिया कहा जाता है। तो याद रखना सी नंबर आपका सही आंसर होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, पवन की दिशाओं को किस प्रकार नियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो कौन सा नियम है वो, जिसमें फेरेल का नियम है ना, पवन की दिशा जब हवा चलती है तो वो कौन सा नियम है, तो आपने पढ़े होंगे, फेरेल का नियम है, 7वीं 8वीं की बुक में दिया हुआ है, फेरेल का नियम उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख पेट्रोल उत्पादकों वाला देश कौन सा है। तो कौन सा देश है, कुवैत है ना। यहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है और बहुत सस्ता पेट्रोल है, यहाँ पर 10 रुपये 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है। तो कहाँ मिलता है, कुवैत में मिलता है। तो याद रखिएगा, कुवैत क्या है, प्रमुख पेट्रोल उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका में विश्व की 90% उपज किस वस्तु की होती है। तो अफ्रीका में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, कोको यानी क्या होता है, ये एक तरह का चाय ही है। जैसे हमारे इधर चाय होती है वैसे वहाँ पर कोको होता है। तो ये क्या है, विश्व का 90% उत्पादन कहाँ होता है, अफ्रीका महाद्वीप में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थल मंडल द्वारा घिरा हुआ है। तो कितना है, 71% भाग है ना, ये सॉरी 29% भाग है। 71% क्या आएगा, जलमंडल आएगा। क्या आएगा, जलमंडल आएगा। और 29% भाग है स्थल मंडल द्वारा घिरा हुआ है। इसके बाद अगला देखते हैं, चूने की चट्टानों में भूमिगत कंदराओं की छत से लटकती हुई स्तंभाकार आकृति को हम क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टेलेक्टाइट कहा जाता है ना। जैसे ये चूना है, चूने की चट्टान जो रहती है, तो वहाँ पर क्या ऐसे ऐसे चूने के पत्थर ऐसे लटकते रहते हैं, ज़मीन को ऐसे छू जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कंदराएँ कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट उसे हम कहते हैं।
अगला प्रश्न है श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो याद रखना, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बर्फ़ अधिक मात्रा में पाई जाने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, संसार का सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल तने वाला वृक्ष किसको माना जाता है? तो यूकेलिप्टस का वृक्ष जो है उसको क्या माना जाता है? संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष माना जाता है, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना भी माना जाता है और विशाल तने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इसमें पीपल मत लगा देना आप, क्योंकि मुझे पता है आप सोच रहे होंगे पीपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूकेलिप्टस का वृक्ष जो होता है ये संसार का सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है बिगोडा। बिगोटा किस देश की राजधानी है? तो बिगोटा जो होगा ये क्या होगा? कोलंबिया की राजधानी होगी। इन प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जितने भी ऐसे प्रश्न डालूंगा सभी विषय के वो आपको समय पर मिल सकें और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ये मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है झारिया आशीष के नाम से, उसमें भी आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा? एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अगला है, सन 1946 में गठित संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे, है ना। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अम्बेडकर जी का पूछे तो ये कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कानून बनाने के लिए राज्य सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं? तो याद रखना कितने विषय हैं इसमें कि 66 विषय सम्मिलित हैं। कितने हैं? 66 विषय हैं। और कितनी 22 भाग हैं, ना। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में स्थित है। और अगर पूछे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो इंदौर में है, ग्वालियर में है। कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। और मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, गोंड बैगा, है ना, गोंड बैगा भील भीलाला बरेला भारिया किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो ये किस प्रदेश की है? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कौन कौन सी? गोंड बैगा भील भिलाला बरेला भारिया, है ना। कहाँ की जनजाति है? मध्य प्रदेश की जनजाति है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न है? तो कितना है? लगभग 60% भाग जो है वो कहाँ है? कृषि कार्य में लगा हुआ है भारत की जनसंख्या का। अगला है, नारथुला दर्रा वर्तमान में किस राज्य में है? तो नारथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है ना। कहाँ पर है? सिक्किम में है नारथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है? तो पॉलीथीन बैग क्या है? विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है। विघटनीय मतलब जो सड़ गल नहीं सकता है। पॉलीथीन करोड़ों साल तक धरती के नीचे गड़ा रहता है, बाद में भी वो वैसा ही रहता है, वो सड़ता और गलता कभी नहीं है, है ना। कागज़ गल जाता है, फल सब्जियाँ गल जाती हैं, सड़ जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग कभी समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? मतलब रामायण को तमिल भाषा में किसने रचा? तो उनका नाम क्या है? कंबन है। क्या नाम है? कंबन नाम है। और याद रखिएगा, कंबन या कंबर एक मध्यकालीन तमिल कवि थे, है ना। और इन्होंने क्या किया है? रामायण को क्या किया है? यहाँ पे कंबा रामायण के नाम से प्रसिद्ध, इन्होंने क्या किया है? इसको रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया है। किस नाम से किया है पूछेंगे तो किस नाम से आएगा? कंबा रामायण के नाम से किया है। अगला प्रश्न है, भोपाल के निकट भोजपुर में
बनवाए गए प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करने वाला शासक किस राजपूत वंश का था? भोपाल के पास भोजपुर में कौन सा मंदिर बनवाया है? शिव मंदिर बनवाया है। तो उसका निर्माण किसने किया था? परमार वंश के शासक ने किया था। किसने किया था? परमार वंश के शासक ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? है ना, तो वो देखो, पुर्तगाली तो आई थी, हमने पढ़ा है, डच भी आई थी, फ्रांसीसी भी आई थी, अमेरिकन नहीं आई। तो याद रखना क्या है, अमेरिकन कभी नहीं आई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाई गई थी? है ना, नहीं बनवाई गई थी पूछा है दोस्तों, नहीं और हाँ, इन चीज़ों में याद रखना हमेशा कि प्रश्न में अगर नहीं आया है तो उसे काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा आप। तो कौन सी इमारत शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाई गई थी? तो लाल किला शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। बाकी ताजमहल भी बनवाया है, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे का किला, ये किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन लाल किला शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। लाल किला किसने बनवाया था? बादशाह अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। है ना, किस किस के बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शाहजादे ने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? तो दारा सिकोह नाम है उनका। क्या नाम था? दारा सिकोह। उन्होंने क्या करवाया था? तो भगवत गीता का अनुवाद करवाया था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में करवाया था। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति के संगठन का श्रेय किसे है? तो शिवाजी भोसले। है ना, इनको क्या है? मराठा शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? है ना, तो किसने नहीं लिया था? देखो, रानी लक्ष्मीबाई ने तो भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, कुंवर सिंह ने भी लिया था। दिलीप सिंह नाम के जो राजा थे, इन्होंने सन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों, कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1784 में। कब की गई थी? 1784 में। और अगर आपको पूरा तारीख पूछे तो कब याद रखना? 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी सन 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। है ना, कब? 1784 में। और अगर तारीख पूछे तो 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में प्रथम नगरपालिका और कहाँ स्थापित की गई थी? प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में प्रथम नगरपालिका कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में सबसे पहले नगरपालिका सन 1688 में मद्रास में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? मद्रास में सन 1688 में सबसे पहली बार नगरपालिका की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, दलितों के उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम क्या रखा था? सत्यशोधक समाज। है ना, क्या क्या नाम रखा था? सत्यशोधक समाज। और इसकी स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। इसके बाद हमने आर्य समाज, प्रार्थना समाज तो पढ़ ही लिए हैं ना। इसके तो फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी अगर पूछे तो क्या नाम है? दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। जर्मनी में सन 1907 में स्वतंत्र भारतीय ध्वज किसने फहराया था? तो किसने फहराया था? श्रीमती भीकाजी कामा। है ना, इन्होंने क्या किया था? 1907 में स्वतंत्र भारतीय ध्वज को फहराया था। कहाँ पर? जर्मनी में फहराया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में ही समाप्त कर दिया गया था? तो क्या कौन सी घटना थी वो? चौरा चौरी की हिंसक घटना थी। चौरा चौरी कांड हुआ था जहाँ पर 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया था। है ना, तो इस घटना से महात्मा गांधी को बुरा लगा था और उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को बीच में ही स्थगित कर दिया था, बीच में ही छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो यह नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो कौन सा आंदोलन था वो? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इस प्रकार से ये कुछ 35 प्रश्न थे। ऐसे ही 35 प्रश्न, कुछ में 40 प्रश्न, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने चैनल पे सामाजिक विज्ञान विषय की डाला है और भी डाल रहा हूँ, और सारे विषय की वीडियोज़ आपको चैनल पे मिलेगी। तो इन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप NMMS परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरी आपके लिए
शुभकामनाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।